गुरुलॉजी क्लासेस विश्वलभ में आपका स्वागत है। आज हम बीए प्रोग्राम के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन छात्रों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो पढ़ाई से नहीं जुड़ पाते हैं या जो पढ़ाई से दूर हो चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम फर्स्ट ईयर के इतिहास के फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ और स्रोतों का सर्वेक्षण। सबसे पहली बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ, यहाँ प्रवृत्तियों का अर्थ है किसी चीज़ का निरंतर या कंटिन्यूस चलते रहना। तो जो ऐतिहासिक ग्रंथ, वो पुस्तकें जो बहुत समय पहले प्राचीन समय में धर्मों के द्वारा, अन्य व्यवस्था या साम्राज्यों के द्वारा लिखी गई थी, तो उनको उठाकर किस प्रकार से इतिहास को समझा गया और वो एक प्रकार से हमारे लिए स्रोत का काम करेंगे, जिसको आगे चलकर बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे दार्शनिक जिसका सर्वेक्षण करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम बीते हुए कल को, बीते हुए इतिहास को समझ सकें और साथ ही साथ उन स्रोतों की, जो हमें धार्मिक पुस्तकें मिली हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें मिली हैं, उनके महत्व समझ सकें और उनकी सीमाएं भी समझ सकें। पाठ की शुरुआत में प्रस्तावना की बात करें तो यहाँ पर एक बिंदु आता है, राजत रंगिनी। राजत रंगिनी नामक एक पुस्तक जो कश्मीर के राजाओं के ऊपर लिखी गई, इसे कल्हड़ नामक एक रचयिता ने इसकी रचना की थी। ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन ये बात आप लोग याद रखिएगा कि यह एक ऐसी पुस्तक है जिसके द्वारा इतिहास को दोबारा से उसका निर्माण करने में काफ़ी सहायता मिली। हालांकि अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास को दोबारा से कैसे लिखा गया या उसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो इसकी शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। उत्तरार्ध का अर्थ होता है 1700 या 1750 के बाद का समय, जिसे हम 18वीं सदी का उत्तरार्ध कहते हैं, क्योंकि सदी हमेशा आगे चलती है और सन पीछे चलता है। इसलिए अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि अभी 2020 चल रहा है, तो शताब्दी कौन सी है? शताब्दी है 21वीं। तो आपने देखा होगा कि शताब्दी आगे है और सन पीछे है। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सदी 18वीं है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सन 1700 होगा। तो सन 1750 से या उसके आगे के समय को उत्तरार्ध कहा जाता है, अर्थात जब भारत में अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेज़ों के द्वारा ही इतिहास लेखन की प्रवृत्ति या जो पुराने स्रोत थे, ऐतिहासिक ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, आदि चीज़ों को किस प्रकार से निकाला गया, उनका सर्वेक्षण किया गया, उनकी क्या सीमाएं थी, उनके क्या महत्व थे, उन पर चर्चा की गई। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए तो इतिहास लेखन की प्रवृत्ति जो हमारा पॉइंट है, इसमें इतिहास लेखन की प्रवृत्ति में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वह है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी का अर्थ यहाँ पर यह है कि भारत में इतिहास लिखने की शुरुआत जिन्होंने की वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत समय तक हमारे भारत के विभिन्न अलग अलग भागों पर अलग अलग राजवंशों का, अलग अलग साम्राज्यों का शुरू से ही प्रभुत्व रहा है या दबदबा रहा है। तो उस समय पर किसी आम व्यक्ति के द्वारा इतिहास लिखने की कभी कोशिश नहीं की गई। राजा उन्हीं चीज़ों को लिखवाया करते थे जो राजा अपने बारे में अच्छा बता सकें या राजा अपनी चर्चाएं करना चाहते थे। बीते हुए कल के बारे में कभी किसी राजा ने या किसी भी ऐसे व्यक्ति ने लिखने की कोशिश नहीं की जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी।
तो अंग्रेज़ों के आने के बाद एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का निर्माण किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का निर्माण किया था, जिनका नाम मैंने नीचे लिख रखा है, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी, सॉरी। और अगर देखा जाए तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था क्या, इसमें एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि भारत में जो प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, नियम कानून आचार व्यवहार की जो पुस्तकें हैं, जो बुक्स हैं, उनको समझा जाए। क्योंकि भारत में हम लोग राज कर रहे हैं, तो भारत की व्यवस्था को हमें समझना, भारत के इतिहास को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास लेखन की प्रवृत्ति में अगर शुरुआत की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की, उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। एक बात और देखी जाए तो अब जो अगला पॉइंट आता है वो है हमारा प्राच्यविद और भारतविद। प्राच्यविद और भारतविद की बात करें तो प्राच्यविद वो लोग होते हैं जो पश्चिमी देश, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या उनकी पुस्तकें या अपने पश्चिमी सभ्यता को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि भारतविद में वो लोग आते हैं जो संस्कृति भाषा संस्कृत भाषा और पूर्वी देशों को बढ़ चढ़कर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो शुरुआत में जब सर विलियम जोन्स और चार्ल्स विल्किंसन जैसे लोग थे, उन्होंने भारत की पुस्तकें, संस्कृत के ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ आदि पुस्तकों को काफ़ी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, और उनका मानना भी था कि भारत की व्यवस्था को समझने के लिए हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी भारतीय व्यवस्था या भारतीय पुस्तकों को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। वहीं एक और नाम आता है, जर्मनी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, बहुत बड़े विद्वान थे ये, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भारत तो नहीं आए, लेकिन भारत की व्यवस्थाओं के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा। जितनी अच्छी बातें लिखते हैं, उन अच्छी बातों की अगर बात करी जाए तो भारत की व्यवस्था, भारत की प्रणाली, भारत के ऐतिहासिक ग्रंथ काफ़ी उच्च थे, लेकिन कहीं ना कहीं यह भारत की कुछ खामियों के बारे में बताते हैं। यह कहते हैं कि भारत में शुरू से बहुत लंबे समय से ही एक राजवंश का या साम्राज्यों का या अलग अलग भागों में अलग अलग साम्राज्यों का दबदबा रहा है। भारत की ग्रामीण व्यवस्था सामान्य है, लेकिन भारत में वो व्यवस्था या उस तरीके की शुरुआत नहीं हो पा रही है कि लोग खुद से ही इतिहास को लिखने में या इतिहास को समझने में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जहां अगर देखें ऊपर के सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन और जर्मन विद्वान मैक्स मुलर जैसे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय व्यवस्था, भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ और इतिहास लेखन में कहीं ना कहीं प्रशंसा करते हैं या सहयोग करते हैं। लेकिन वैसे ही एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है चार्ल्स ग्रंट। चार्ल्स ग्रंट इनके बिल्कुल ही खिलाफ हैं। चार्ल्स ग्रंट अगर देखा जाए तो चार्ल्स ग्रंट एक ऐसे व्यक्ति थे जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, और जो सर विलियम जोन्स और सर विलियम जोन्स जैसी विचारधारा रखने वाले, सोच रखने वाले लोगों के विरोधी थे। ये भारतीयों को बुरा, गंदा, मूर्ख, विवेकहीन ऐसे शब्द कहकर पुकारा करते और मानते थे कि भारतीय जो लोग हैं वो असभ्य हैं, उन्हें समझ नहीं है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के और भी इतिहासकार आए, लेकिन एक ब्रिटिश प्रशासक इतिहासकार भी थे जिन्होंने कहीं ना कहीं चार्ल्स ग्रंट की जैसी ही बातें की, लेकिन इनकी बातों में थोड़ी सी बातें हमें भिन्न देखने को मिलती हैं। इनका भारत के प्रति नज़रिया थोड़ा सा दयालुपूर्वक था, क्योंकि इन्होंने भारतीय व्यवस्था या भारतीय इतिहास को लिखने में काफ़ी सहयोग दिया, लेकिन फिर भी ये पश्चिमी सभ्यता के बहुत बड़े प्रशंसक थे, या कहा जाए इन्होंने भी भारतीय व्यवस्था को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की। तो बस शुरुआत के जो सर विलियम जोन्स और चार्ल्स विल्किंसन हैं, यही केवल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास लेखन प्रवृत्ति में सहयोग लिया,
या कहा जाए जिन्होंने भारत के इतिहास को लिखने के लिए सहयोग दिया, आदि बाकी जितने भी लोग आए जिनके नाम यहाँ लिखे गए हैं, इन्होंने कुछ बड़ा सहयोग नहीं किया। वहीं अगर देखा जाए वहीं अगर देखा जाए तो अभी तक हमने केवल देखा उन इतिहासकारों या उन दार्शनिकों को जो भारत में किसी और स्थान से आए थे या जो किसी और स्थान से भारत पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब बात करते हैं भारतीय विद्वानों की। तो भारतीय विद्वानों में कुछ ऐसे व्यक्ति आए, कुछ ऐसे इतिहासकार आए, कुछ ऐसे समाज सुधारक आए जिन्होंने जिन्होंने अंग्रेज़ों के सोच को, ब्रिटिश की मतों को खुली चुनौती दी। जो ब्रिटिशों की सोच थी कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, अर्थात कि भारतीय लोग जो हैं वो असभ्य हैं, वो सही से काम नहीं कर सकते, वो इतिहास लिखने या इतिहास समझने लायक नहीं हैं। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए बहुत से भारतीय इतिहासकार और बहुत से समाज सुधारक आए, जिनमें पहले नाम आता है आर एल मित्रा का। अगर हम आर एल मित्रा की बात करें तो आर एल मित्रा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय व्यवस्था और भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ और भारतीय व्यवस्था को लेकर अंग्रेज़ों का कड़ा विरोध किया। इन्होंने हिंदू धर्म की व्यवस्थाओं को या हिंदू धर्म को एक ऐसी व्यवस्था बताई जिसमें सभी धर्मों का मिलन होता है। तो आर एल मित्रा जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की कड़ी आलोचना की, कड़ी बुराई की। वहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर एल मित्रा का आगे चलकर विरोध भी होता है, क्योंकि कुछ लोग इसे नकार भी देते हैं। उसके बाद नाम आता है आर जी भंडारकर का। आर जी भंडारकर की बात करें तो आर जी भंडारकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय व्यवस्थाओं में सुधार किए और ये इतिहासकार के साथ साथ एक समाज सुधारक भी हुए। अगर भारत में पुनर्विवाह की बात की जाए, सती प्रथा पर रोक लगाने की बात की जाए, जाति प्रथा की बात की जाए या बाल विवाह प्रथा को रोकने की बात की जाए, तो आर जी भंडारकर वो व्यक्ति थे या वो समाज सुधारक थे जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि आगे चलकर और भी बहुत से इतिहासकार आते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन 1905 के बाद इतिहासकारों में तो कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। उनकी सोच में कोई बड़ा परिवर्तन तो देखने को नहीं मिला, लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद मानिए भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और ये एक ऐसा परिवर्तन था, एक ऐसा चेंज था जिसने भारतीयों की सोच को बदल कर रख दिया। और ये एक क्रांतिकारी, एक उग्र और एक ऐसा जोश भर दिया लोगों में कि लोगों ने इतिहास को समझने के लिए या कहा जाए अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। वहीं आगे चलकर भारतीय व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई, लोगों की सोच बदली, हमने अंग्रेज़ों पर दबाव डाला, अंग्रेज़ों को मजबूर किया हमारे बारे में हमारे अनुसार कुछ सोचने, हमारे अनुसार ढलने के लिए। वहीं कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र और भी ऐसी बहुत सी पुस्तकें आएंगी जिनकी तुलना बाहर के इतिहासकारों या बाहर के लोगों के साथ की जाएगी। जैसे कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की तुलना कहीं ना कहीं बिस्मार्क की पुस्तक से की जाती है, क्योंकि दोनों में राजतंत्र के बारे में पता चलता है। वहीं अगर देखा जाए तो आगे चलकर और भी पुस्तकें लिखी गई। यहाँ पर एक राष्ट्रवादी इतिहासकार आते हैं 1905 के बंगाल के विभाजन के बाद। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और बहुत से आदि स्रोतों की तुलना के बाद अगर देखा जाए तो एक राष्ट्रवादी इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है केपी जायसवाल। केपी जायसवाल वो व्यक्ति थे जिनकी सोच कहीं ना कहीं दयानंद जी से, कहीं ना कहीं विवेकानंद जी से मिलती जुलती थी।
इनमें इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय लेख, प्राचीन भारतीय ग्रंथों को उठाकर कहीं ना कहीं एक नई सोच लोगों के सामने रखी और अंग्रेज़ों का विरोध किया। इन्होंने अपने भारतीय ग्रंथों को महामंडित किया। महामंडित का अर्थ होता है कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा करना, कहीं ना कहीं उसकी बड़ाई करना। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि शुरुआत में अंग्रेज़ हमारे ग्रंथों की बुराई कर रहे थे। कुछ ऐसे शुरुआत में भी हुए जिन्होंने हमारा सहयोग किया, लेकिन बाद के सभी लोग हमारी बुराई कर रहे थे। लेकिन भारतीय विद्वानों ने हमारे ग्रंथों की प्रशंसा की और उसे एक नया नज़रिया दिया, जहाँ पर कौटिल्य की अर्थशास्त्र को बाहर के देश बिस्मार्क की पुस्तक से उसकी तुलना की गई। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आज का अंतिम पॉइंट है 1950 के दशक में मार्क्सवादी इतिहास शैली उभरी। यानी ये मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद एक ऐसी शैली है जो मानते हैं कि सब कुछ एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसे नियंत्रण में होना चाहिए जिसमें सबका भला हो, जो सामाजिक कल्याण की बात करते हैं। मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स नाम के एक व्यक्ति थे, जिनके द्वारा प्रारंभ हुई ये विचारधारा या शुरू हुई ये विचारधारा। जहाँ तक अभी सारे इतिहास लेखन में पारंपरिक राजनीतिक या राजवंशों से जुड़े इतिहास पर जोर दिया जा रहा था, या राजवंश से जुड़ा इतिहास है या बहुत पुराने समय से चला आ रहा इतिहास है, ऐसे इतिहासों पे या राजनीतिक इतिहास है, ऐसे इतिहास पर जोर दिया जा रहा था। लेकिन कार्ल मार्क्स के आने के बाद या मार्क्स की मार्क्सवादी विचारधारा जब भारत में आई तो उसके बाद इसकी सोच बदली और पारंपरिक राजनीतिक और राजवंशी इतिहास पर ज़्यादा जोर ना देकर, ज़्यादा ध्यान ना देकर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पर जोर दिया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्क्सवादियों का मानना था कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास जो है वो किसी भी प्रकार के समाज का निर्माण करता है और उस समय के इतिहास को, प्राचीन ग्रंथ को समझने में बहुत ही सहयोग प्रदान करता है। अंतिम पॉइंट है हमारा निष्कर्ष। अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो इस पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ मतलब किसी चीज़ का कंटिन्यूस चलते रहना, तो इतिहास को कैसे लिखा गया, भारतीय इतिहास में कैसे किन किन लोगों ने भाग लिया, अंग्रेज़ों या बाहर के इतिहासकारों ने किस प्रकार से हमारे इतिहास लेखन या हमारी पुस्तकों का विरोध किया, उसके बाद किस प्रकार से भारतीय विद्वानों ने इसको बढ़ाने का प्रयास किया। वहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि हमारा पिछला पॉइंट था अभी, मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सवादी इतिहास लेखन की शैली, जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, सब कुछ एकदम से परिवर्तित कर दिया। जहाँ कहाँ पहले राजवंशी, कहाँ पहले राजनीतिक, कहाँ पहले अगर देखा जाए तो आदि पारंपरिक इतिहास पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन इसमें परिवर्तन आया और मार्क्सवादी विचारधारा के समय पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बिंदुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि इसमें छोटे से छोटा व्यक्ति और प्राचीन पुस्तकों में सभी के बारे में सही से समझने में काफ़ी मदद मिल सकेगी। तो ये था आज का हमारा पहले चैप्टर का पहला पार्ट। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।